जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओवरव्यू। तो जावास्क्रिप्ट वैसे तो हमें पता है कि एक ऊप्स के फीचर्स हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक ऊप लैंग्वेज है, बट कम्प्लीटली ऊप लैंग्वेज नहीं है। तो एक ऊप लैंग्वेज क्या होता है, ऊप्स लैंग्वेज क्या होता है? अगर उसमें ये चार फीचर्स हों, दैट इज़ योर एनकैप्सुलेशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। एक एनकैप्सुलेशन क्या होता है? वी आर रैपिंग अप टू कोड्स इन अ सिंगल यूनिट। एग्रीगेशन क्या होता है? इट इज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस क्या होता है? लाइक पेरेंट की प्रॉपर्टी हम इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक ही चीज़ को दो तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं। नाउ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये हमारी कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स में, ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर कर रखे होते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो इट इज़ यूज टू स्टोर रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं उन्हें स्टोर करने में हेल्प करता है। नाउ व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट? अब ऑब्जेक्ट्स को यूज क्यों करते हैं हम? तो पहले देख लेते हैं। हमारे डेटा जो है वो सारा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, मतलब सारी जो भी हमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी एक साथ होती हैं। ईजियर मेंटेनेंस, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन हो पाती हैं। स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है, कोड बहुत ज़्यादा रीडेबल बनता है, मीनिंगफुल बनता है, और ये फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्लस इट्स बिहेवियर। नाउ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। जैसे हम एरे में यूज़ कर रहे थे, पहला तो एरे लिटरल यूज़ कर रहे थे। सिमिलर वे में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज़ करेंगे, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उसे सिंपल कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। तो इन सेम मैनर वी हैव डिड दिस। आफ्टर दैट यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट, या फिर हम इस कर्ली ब्रेसेस की जगह यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट डाल दें। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। तो हमने यहाँ पर पहले तो नेम अलाइज दिया, एज 30 मतलब स्ट्रिंग भी स्टोर करा हमने, नंबर भी स्टोर करा, देन फंक्शन भी स्टोर करा यहाँ पर, ग्रीट फंक्शन। तो वी कैन स्टोर एनीथिंग इन आवर ऑब्जेक्ट। सो इन द सेम मैनर वी कैन कॉल इट इन द टू वेज। हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को दो तरीके से। तो पहला लिटरल है जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, दूसरा न्यू ऑब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कर्ली ब्रेसेस वी राइट न्यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो भी हमारी की वैल्यू पेयर्स की प्रॉपर्टीज होती है, जो भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही होती है, उन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सो कीज़ क्या होती हैं? ये हमारी नेम, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो की क्या होता है? जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम। और वैल्यूज क्या होती हैं? जो भी डेटा एसोसिएटेड है उस की के साथ, दैट इज नोन एज वैल्यू। तो अगर कार हमने लिया एक ऑब्जेक्ट, लेट कार, ओके, सो नाउ इट्स ब्रांड इज टोयोटो एंड मॉडल इज कोरोला, ईयर 2021। तो हमने ब्रांड में असाइन करा टोयोटो, मॉडल में कोरोला, ईयर में 2021। अब अगर हमें ये चीज़ें एक्सेस करनी है तो हम कैसे करेंगे? दो तरीके हैं हमारे पास एक्सेस करने के लिए। पहला, या तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, आफ्टर दैट हम डॉट लगा के, अगर हमें की असाइन करनी है, वैल्यू असाइन करनी है तो की का नाम लिखें, या फिर अगर की असाइन करनी है तो वैल्यू का नाम लिखें। तो यहाँ पर हमने कार डॉट ब्रांड लिखा तो ब्रांड हमें मेंशन हो जाएगी, दैट इज टोयोटो। नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट, या फिर दूसरी अप्रोच है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट वी कैन ऑल्सो पुट इट इन द स्क्वायर ब्रेसेस। ओके, सो आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट मेथड्स। ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या होते हैं? इट इज़ अ फंक्शन स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट एज वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब एक फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है उसकी प्रॉपर्टीज की तरह। इट डिफाइंस बिहेवियर और एक्शन दैट द ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो भी एक्शन या फिर बिहेवियर परफॉर्म करता होता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट का मेथड बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इन आर प्रिंटिंग स्टेटमेंट वी हैव मेंशन हेलो प्लस दिस डॉट नेम। तो मतलब दिस कीवर्ड का यूज़ क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी मेथड है वो एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेम विल बी एक्सेस, तो हेलो के साथ अब हमारा नेम प्रिंट होकर आएगा। तो हेलो वट एवर द नेम वी हैव गिवन इन आर ऑब्जेक्ट दैट विल बी प्रिंटेड। नाउ मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी अगर हमें ऐड करनी है वी कैन ऑल्सो ऐड दैट प्रॉपर्टी, वी कैन अपडेट द थिंग्स, वी कैन डिलीट द थिंग्स। नाउ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट। स्टूडेंट के हमने असाइन करा नेम इज इक्वल्स टू जॉन एंड द मार्क्स। नाउ मार्क्स के अंदर भी हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया एंड दैट वी हैव मेंशन मैथ्स इज इक्वल्स टू 85 एंड साइंस वाइल साइंस इज इक्वल्स टू, साइंस में हमने असाइन करा 90।
अब ये मार्क्स हमारा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मार्क्स के अंदर भी फर्दर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं, मतलब एक मार्क्स भी हम एक ऑब्जेक्ट की तरह बना रहे हैं. सो दीज आर नोन एज nested object, मतलब ऑब्जेक्ट विद इन एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज asynchronous in javascript. asynchronous in javascript क्या होता है? It means that the task can run in background without blocking other code. मतलब कोई भी जो हम काम कर रहे हैं वो ब्लॉक नहीं होगा बैकग्राउंड में. अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लिपकार्ट का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो विल टेक दैट सिमिलर एग्जांपल ओनली. If we are the seller and we are selling something like t-shirts and all, and we have got a new item, मतलब हमारे पास कोई नया माल आया and we have to लॉन्च इट देयर, मतलब हमें वो सारी टी शर्ट्स डालनी है वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? वो सारी चीज़ें डाल देंगे. लेकिन जब हम वो सारी चीज़ें डाल रहे हैं वहाँ पर, तो हमारा जो बैकएंड में अप्रोच है, जो बाकी की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी. एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, लाइक इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं. लाइक हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा एंड वी आर वेटिंग फॉर इट्स डिलीवरी. सो ऐसा तो नहीं है दैट वी हैव टू ओपन दैट सेम ऐप अंटिल that pizza is delivered. We cannot use something any other app in your mobile phones. Is it something like that? No. मतलब अगर आपने कुछ चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी, देन आफ्टर दैट आप जब तक वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आ जाता, तो ऐसा तो नहीं है यू कैन नॉट यूज़ योर फ़ोन इन, यू कैन नॉट यूज़ अदर एप्लीकेशंस इन योर मोबाइल फ़ोन. यू कैन यूज़ दैट. सो दिस इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट. मतलब आप कुछ और काम कर सकते हो, जब तक वो काम हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता आपका बैकएंड में काम रुकेगा नहीं. So it allows non-blocking behavior, it is very faster, smooth web apps, and it has the task to run in background. Now Ajax. Ajax क्या होता है? It is asynchronous JavaScript in XML. तो asynchronous का मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है. Now what अब Ajax actual में होता क्या है? It is a technique that allow web pages to send and receive data from a server in the background without reloading the entire page. मतलब कि हम अपने वेब पेज में डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव सर्वर की हेल्प से डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं बिना हमारे पेज को रीलोड करे हुए. मतलब हमारी जो वेबसाइट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी और हम अपने डेटा को ईजिली सेंड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं सर्वर की हेल्प से. इट लेट योर वेब पेज अपडेट पार्ट ऑफ योर कंटेंट डायनामिकली विदाउट रिफ्रेशिंग. मतलब हम बिना किसी चीज़ को रिफ्रेश करे हुए अपडेट कर सकते हैं उन चीज़ों को. अब एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो लाइव चैट एप्स, अपडेटिंग लिंक्स, या फिर कमेंट्स इन सोशल मीडिया. व्हेन न्यू कमेंट कम, you need not to refresh Instagram, you all are using. So when new comments came, so you need not to reload that page again and again, you get that notification automatically. So it is a group of interrelated technologies like XML, HTML, CSS and JavaScript, etc. It is the technique for creating fast and dynamic web pages. It allows web pages to be updated asynchronously by exchanging small amount of data with the server behind scenes. मतलब कि हम अपडेट कर सकते हैं एसिंक्रोनसली. ज़रूरी नहीं है कि बाकी की चीज़ें अफेक्ट करेंगी. जो भी हमारी, अगर हमें कोई छोटा से छोटा चेंज भी करना है तो हम उसे कर सकते हैं बिना बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करे हुए. Only valuable data from the client side is routed to the server side. It makes your application interactive and faster. मतलब client side से जितनी भी बेफालतू की चीज़ें होती हैं वो server side पर नहीं आती हैं. Only जितनी भी हमारी काम की चीज़ें होती हैं सिर्फ वही आती हैं. So it makes your application interactive and faster. Now Ajax की technologies क्या है? वैसे तो it is not a technology, बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड टेक्नोलॉजीज. मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज से मिलकर हमारा एजेक्स बना है. तो अब देखते हैं वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं. तो वेरी फर्स्ट वन इज HTML, XML and CSS. मतलब HTML and XML you all are aware about it. So these technologies are used for displaying content. styling के लिए यूज़ होती है, presentations के लिए यूज़ होती हैं. DOM क्या है हमारा? It is used for dynamic display and interaction with data. XML या फिर JSON को हम यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर. डेटा जो हमें सर्वर से लेना होता है
जिससे जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, जो भी हम सर्वर से डेटा लेते हैं या फिर देते हैं, वो सब हमारे XML और JSON की हेल्प से होता है. एज XML HTTP रिक्वेस्ट इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर. जो भी क्लाइंट की तरफ से डेटा या फिर रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास, तो उसे उसमें जो कम्युनिकेशन होती है, दैट वी यूज विद द हेल्प ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट. आफ्टर दैट जावास्क्रिप्ट इट इज़ यूज टू ब्रिंग अबव टेक्नोलॉजीज. तो ऊपर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको बुलाने के लिए हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है. ओके, सो नाउ हाउ एजेक्स वर्क. अब एजेक्स काम कैसे करता है, तो पहले हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं. तो पहले जो यूज़र है वो रिक्वेस्ट भेजता है यूज़र इंटरफेस के थ्रू. तो जावास्क्रिप्ट कॉल करता है और वो कॉल करके XML HTTP रिक्वेस्ट तक उसे बताता है कि भाई यहाँ से एक रिक्वेस्ट आ रही है. अब ये जो XML रिक्वेस्ट है ये क्या करती है, ये जाती है हमारी सर्वर के पास. अब ये रिक्वेस्ट हमारी गई सर्वर के पास. सर्वर के पास जाके क्या होता है, सर्वर इंटरैक्ट करता है डेटाबेस के साथ और डेटाबेस से यूजिंग JSP, PHP, सर्वलेट एंड ऑल्स का यूज होता है. आफ्टर दैट यहाँ से डेटा होता है रिट्रीव. यहाँ पर डेटा अब हमारा रिट्रीव हो गया. अब डेटा रिट्रीव होने के बाद सर्वर सेंड करता है XML के डेटा को थ्रू दैट सेम XML HTTP रिक्वेस्ट. और जैसे ही हमारी ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है, डेटा हमारा अपडेट हो गया, तो HTML और CSS की हेल्प से ये डेटा हमारा ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाता है. तो कोड देख लेते हैं. First we have write the basic body. After that we have mentioned H3 Ajax का example है. Now button on click. हमने एक बटन को ऑन क्लिक बनाया. हमने दिखाया कि बटन ऑन क्लिक लोड करा डेटा को. अब यहाँ पर हमने ये टैग खोला था, तो यहाँ पर टैग को क्लोज कर लेंगे. ऑन क्लिक इवेंट हमने पहले भी पढ़ लिया है. तो आफ्टर दैट हमने एक पैराग्राफ में मेंशन कर दिया दैट इट इज़ अ डेमो. अब स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल करा था, तो फंक्शन बनाएंगे हम. अपना फंक्शन बनाया हमने लोड डेटा के नाम से. आफ्टर दैट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि XML HTTP की रिक्वेस्ट गई थी, तो XHTTP में क्या है कि न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट. आफ्टर दैट XHTTP रिक्वेस्ट. देन अब ये किस स्टेट में, अब हमारा रेडी स्टेट में है. तो ये क्या है, अब हमारा फंक्शन है. जो फंक्शन है वो अब हमारा रेडी स्टेट में है, क्योंकि रिक्वेस्ट हमारी सेंड हो चुकी है. अगर रेडी स्टेट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा. यहाँ पर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, डेटा अगर हमारा एक्सचेंज हो गया होगा, तो हमें डेटा जो है वो मिल जाएगा. इसलिए हमने गेट एलिमेंट लगाया, वरना तो नहीं मिलेगा. आफ्टर दैट http.open get information.text. अगर ट्रू हुआ तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. http.send. स्क्रिप्ट टैग खोला था, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे. देन बॉडी क्लोज और XML क्लोज. तो when you click the button it holds content from the info.txt without refreshing the page. मतलब जब हम खोलेंगे अपने वेब पेज को, तो हमें रिलोड नहीं करना पड़ेगा, रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा. हमें पूरा कंटेंट दिखेगा जो हमने अपडेट करा है. तो एडवांटेजेस क्या हैं एजेक्स के? फास्टर परफॉर्मेंस है, बेटर एक्सपीरियंस है, सर्वर का लोड कम करता है, इंटरैक्टिव बनाता है, पार्शियल पेज अपडेट्स है. नाउ क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है? हम एक क्लाइंट है, तो हम चेक कर रहे हैं कि डेटा जो है, हम यही सब चीज़ें चेक कर सकते हैं. बैकएंड पोर्शन तो हम चेक नहीं कर सकते. तो इट यूज टू चेक द डेटा एंटर्ड बाय द यूज़र. जो मतलब हमारा फॉर्म वगैरह है, तो वो देखेगा कि अगर जो भी डेटा है वो पहले से फिल करा हुआ है, इसमें कोई चीज़ एम्प्टी तो नहीं रह गई है. तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? चेक करना. और क्लाइंट साइड वैलिडेशन मतलब जो क्लाइंट एज अ क्लाइंट चेक कर रहा है. तो वैलिडेशन हैपेंस ऑन द यूजर डिवाइस यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट. HTML और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वैलिडेशन होता है. ये मेक श्योर करता है कि डेटा जो एंटर हुआ है वो कंप्लीट है और करेक्ट है. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर यूजिंग वैलिडेशन? अब वैलिडेशन को यूज करने के रीजंस क्या क्या हैं? पहला, एक्यूरेसी, इंश्योर करना कि डेटा एक्यूरेट है. एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है, सर्वर का लोड कम कर देता है और डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होती है. अब क्लाइंट साइड वैलिडेशंस हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला होता है हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन. रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ है वो तो चाहिए ही चाहिए. फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, तो दीज आर रिक्वायर्ड. आफ्टर दैट डेटा टाइप वैलिडेशन. डेटा टाइप वैलिडेशन का मतलब क्या है कि ये चेक करता है कि ये इनपुट मैच कर रहा है करेक्ट नेम से. फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के अंदर @ होना ही चाहिए. एज जो है वो नंबर में ही होनी चाहिए, उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं डाल सकता. नाउ रेंज वैलिडेशन मतलब एक हम यहाँ पर रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एज हमारी इस रेंज के अंदर ही होनी चाहिए.
नेक्स्ट इज लेंथ वैलिडेशन। लेंथ वैलिडेशन का मतलब क्या है, ये इंश्योर करता है कि इनपुट जो है वो हमारा उसमें मिनिमम या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने ही होने चाहिए। हमने उसकी लेंथ असाइन कर दी दैट इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स आप नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज पासवर्ड वैलिडेशन। ये एक रिजिक्स पैटर्न पर वर्क करता है। ये मैच करता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सही है यानी, या फिर हमने फ़ोन नंबर डाला है तो वो फ़ोन नंबर 10 ही डिजिट आनी चाहिए, उसमें उससे 10 से ज़्यादा डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो वो इनवैलिड हो जाएगा फ़ोन नंबर। आफ्टर दैट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट। अब जल्दी से इसे कवर करते हैं। नेटवर्किंग के अंदर आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, हमारा एक यूनिक नंबर हम असाइन कर देते हैं अपनी डिवाइस को, एक बहुत ही अलग सा नंबर। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, सो दैट इज़ योर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक रोल नंबर है कि एक यूनिक आइडेंटिटी हमने उसे दे दी है, वो उस आइडेंटिटी या फिर यूनिक आईपी एड्रेस से पहचाना जाएगा। So, a unique numerical label assigned to each device connected to the computer network that uses the Internet Protocol for communication. Internet Protocol addressing is a method used to identify device. अब इसकी हेल्प से हम डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सारी डिवाइस जो भी कनेक्टेड होती है हमारी इंटरनेट से या फिर कोई लोकल नेटवर्क से, सबके पास एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक एड्रेस की तरह हो गया, लाइक इट इज जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, तो फॉर इन द सेम मैनर इट इज द एड्रेस फॉर दैट सेम कंप्यूटर। तो इसका पर्पस क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पहचान सकते हैं इतनी सारी डिवाइस हैं, तो आईपी एड्रेस की हेल्प से हम पहचान सकते हैं उस डिवाइस को। लोकेशन एड्रेसिंग बताता है कि वेयर द डिवाइस इज लोकेटेड इन दिस नेटवर्क, मतलब कि ये डिवाइस इस नेटवर्क के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है। आफ्टर दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या करता है, अलाउ करता है डेटा को सेंड और रिसीव करने में, मतलब कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करता है हमारा। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, IPv4 और IPv6। इसे कंपैरिजन से समझते हैं। IPv4 हमारा बहुत ओल्डेस्ट वर्जन था, लेकिन IPv6 जो है वो हमारा न्यू वर्जन है जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इट वॉज क्रिएटेड क्योंकि वो हमारा थोड़ा आउट वे में जा रहा था। यहाँ पर हम 32 बिट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 128 बिट एड्रेस को भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये 128 बिट एड्रेस में हमारा जो फॉर्मेट है एड्रेस लिखने का, क्योंकि अब नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ रही हैं तो हमें एक बड़ा नंबर चाहिए होगा एड्रेस को स्टोर करने के लिए। सो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 255 वाइल इट रेंजेस, इसकी रेंज ज़्यादा होती है क्योंकि हम इसे हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। तो इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 2 की पावर 32, एंड इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 2 की पावर 128, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एक टेबल है। IPv4 जो है वो हमारी 5 क्लासेस में डिवाइड होती है, A to E। तो ये रेंजेस जो हैं ये आपको एज इट इज़ याद करनी होंगी। आई विल बी प्रोवाइडिंग द PDF ऑफ द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये टेबल आप प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आफ्टर दैट आईपी एड्रेस हमारी दो चीज़ों में डिवाइडेड है, मतलब यहाँ पर अगर हमने एक एड्रेस लिखा था, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर एड्रेस, तो इसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, दिस इज़ आवर एड्रेस, IPv4 है तो मतलब 2 डॉट्स यहाँ पर आई हैं, तो ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है दिस इज़ नोन एज नेटवर्क पार्ट एंड दिस इज़ नोन एज होस्ट पार्ट। सो एड्रेस भी हमारा आईपी एड्रेस दो तरीके से डिवाइड होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं हम। नेटवर्क पार्ट को बोलते हैं प्रीफिक्स और जो हमारा होस्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम सफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारा आइडेंटिफाई करता है फिजिकल नेटवर्क को और सफिक्स हमारा आइडेंटिफाई करता है जो इंडिविजुअल का कंप्यूटर है, इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर दैट जावा यूआरएल क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो इट इज़ द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ये एक रिसोर्स का एड्रेस है, जो भी हम रिसोर्सेज अपने इंटरनेट पर डालते हैं उस चीज़ का एड्रेस होता है यूआरएल। तो जावा में जितने भी हमारी क्लासेस होती हैं जो हैंडल करती हैं डेटा को यूआरएल से, वो किस में स्टोर होती हैं, java.net.url में। ओके तो यूआरएल रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंटर को और टू अ रिसोर्स कहाँ पर, www पर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, http www.example.com 80.index.html user is equals to abc। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये HTTP जो होता है ये पूरा एक URL है हमारा। इस URL का फर्स्ट पार्ट होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब
ये हमारा यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। एचटीटीपी हमारा यूज़ होता है, ये जो प्रोटोकॉल होता है ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो हमारी प्रोटोकॉल की हेल्प से होती है। आफ्टर दैट हम होस्ट का नाम लिखते हैं, जो भी हमारे यूआरएल का होस्ट है उसका नाम। तो हमने यहाँ पर दिया www.example.com। आफ्टर दैट पोर्ट नंबर, जो भी उस यूआरएल का नंबर असाइन है दैट विल बी रिटर्न हेयर। आफ्टर दैट जो भी फाइल उससे अटैच करी है, जो भी क्वेरी स्ट्रिंग है, जो भी हम पैरामीटर्स पास करेंगे, तो एक प्रॉपर सिंटेक्स है या फिर एक एग्जाम्पल मान लो आप यूआरएल का, इसी फॉर्मेट में हमारे सारे यूआरएल होते हैं। इट कंटेन्स प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, फाइल पैच, क्वेरी स्ट्रिंग्स और कुछ रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। ओके, नाउ कंस्ट्रक्टर्स ऑफ जावा यूआरएल क्लासेस। तो इसमें पहला कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यूआरएल स्ट्रिंग स्पेक। तो इसमें क्या करते हैं हम, इट क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द यूआरएल फ्रॉम द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक इंस्टेंस बना लेता है हमारा स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन में हमारा क्या क्या आता है कंस्ट्रक्टर में, प्रोटोकॉल्स, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, फाइल पैच। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन हम एक स्ट्रीम हैंडलर भी यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी क्वेरीज एंड ऑल को हैंडल करने के लिए। द लास्ट वन इज स्ट्रिंग प्रोटोकॉल, होस्ट नंबर और स्ट्रिंग फाइल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस बनाते हैं यूआरएल के लिए जिसमें हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। प्रोटोकॉल में हम नाम देते हैं कि कौन सा टाइप का प्रोटोकॉल है, देन उसके बाद हम होस्ट का नाम देते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो java.url में बहुत सारे मेथड्स होते हैं और यहाँ पर कुछ मेथड्स मैंने बताए भी थे, उन्हीं का ही थोड़ा अच्छे से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो इसमें कुछ कुछ मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक स्ट्रिंग गेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या करता है, रिटर्न करता है प्रोटोकॉल, यूआरएल का प्रोटोकॉल को रिटर्न करता है। नेक्स्ट वन इज होस्ट, जो होस्ट का नाम रिटर्न करता है। उसके बाद पोर्ट, पोर्ट क्या करता है, पोर्ट नंबर रिटर्न करता है यूआरएल का। फाइल क्या करता है, जो भी फाइल उस यूआरएल से अटैच होती है वो उसे रिटर्न करता है। अथॉरिटी क्या करता है, जो भी अथॉरिटी उस यूआरएल से अटैच होगी वो उसे रिटर्न करेगा। देन स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है हमारी यूआरएल में, इट विल रिटर्न्स दो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। क्वेरी क्या करेगा, क्वेरीज को, क्वेरी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। डिफॉल्ट पोर्ट क्या करेगा, इट विल रिटर्न द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ द यूआरएल। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक जावा का कोड लिखा, हमने java.net.asterisk मतलब इम्पोर्ट कर ली एक क्लास जिसमें हमारे सारे यूआरएल्स प्रोवाइडेड होते हैं। क्लास बनाई हमने, क्लास बनाने के बाद मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन बनाने के बाद हमने लिखा ट्राई। हम यहाँ पे ट्राई कैच एक्सेप्शन का यूज़ कर रहे हैं। अपनी ट्राई में हमारा पूरा कोड लिखा होता है, उसके बाद एक्सेप्शन लिखते हैं। तो ट्राई में हमने यूआरएल प्रोवाइड करी और हमने फिर यहाँ पर हमने डाल दिया कि भाई हमें प्रोटोकॉल चाहिए, तो url.get प्रोटोकॉल, तो हमारा http आ जाएगा। आफ्टर दैट होस्ट नंबर, तो url.host नंबर, होस्ट नंबर में क्या आएगा हमारा www.java.com। इन द सेम मैनर पोर्ट नंबर, फाइल नंबर, जो भी हमने चीज़ें मेंशन करी है वो सारी चीज़ें हमें रिटर्न होकर आ जाएंगी। और अगर ये सब नहीं हुआ तो हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा, इट विल प्रिंट ई। आफ्टर दैट वी हैव inet एड्रेस क्लासेस। inet एड्रेस क्लासेस क्या होती हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं जो कि डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकते हम न्यू से। बेसिकली हम क्लासेस को न्यू से इनिशिएट करते हैं, बट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हम किसी काम को छुपा के कर रहे हैं, हम उसका बैक एंड पोर्शन दिखा ही नहीं रहे, हम सीधा रिजल्ट दिखा रहे हैं, हम नहीं बता रहे ये काम हुआ कैसे है, किस वे में हुआ है। सो इट inet एड्रेस क्लासेस हमारी दोनों को सपोर्ट करती हैं, IPv4 और IPv6 को। हम ज़्यादातर इसे सॉकेट के साथ यूज़ करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन में। और अगर होस्ट का नाम रिजॉल्व नहीं हो सकता तो ये हमें एक अननोन एक्सेप्शन दे देता है। और हमने पीछे भी देखा कि भाई जो हम कोड लिख रहे थे उसमें हम ट्राई कैच का यूज़ कर रहे थे, तो ये भी एक एक्सेप्शन का पार्ट ही है। तो अगर होस्ट का नाम नहीं हुआ, कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो एक्सेप्शन देगा हमें कि नहीं ये चीज़ है नहीं, इनवैलिड है ये। नाउ inet एड्रेस इज अ क्लास ऑफ द जावा inet पैकेज। अब inet एड्रेस कहाँ का पार्ट है, java.net पैकेज का पार्ट है, जो कि रिप्रेजेंट करता है जो भी अभी हमने IP एड्रेसेस पढ़े हैं उन्हें ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इट प्रोवाइड्स मेथड्स, किसी चीज़ के लिए ये मेथड्स प्रोवाइड करता है। IP एड्रेस को लाने के लिए होस्ट नेम को हम ला सकते हैं, या फिर कोई डोमेन में नाम में प्रॉब्लम है हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर भी दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड स्टैटिक मेथड है जो रिटर्न करता है इंस्टांस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हम एक फैक्ट्री मेथड बनाते हैं, मतलब न्यू कीवर्ड यूज़ करने की जगह हम एक मेथड बना लेते हैं।
तो इन inet एड्रेस क्लास यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं न्यू की हेल्प से, क्योंकि क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट पॉइंट यही बताया था कि क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट है, तो न्यू की हेल्प से हम उसे नहीं बना सकते। सो हमें यहाँ पर फैक्ट्री मेथड का यूज़ करना होगा। तो मेन फैक्ट्री मेथड्स क्या हैं हमारे inet एड्रेस में? द वेरी फर्स्ट वन इज गेट लोकल होस्ट। तो यहाँ ये क्या करता है, हमारा आईपी और होस्ट नेम को रिटर्न कर देता है लोकल कंप्यूटर पे। जो भी हमारे लोकल कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या फिर होस्ट नेम है उसे रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पर सिमिलर मैनर में अपना पैकेज इंपोर्ट कर दिया, क्लास का नेम बनाया, मेन फंक्शन बनाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे inet एड्रेस लोकल। inet एड्रेस लोकल इज इक्वल्स टू inet एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, क्योंकि ये रिटर्न करता है लोकल कंप्यूटर, मतलब हमारी जो भी लोकल वैल्यूज होती है लोकल कंप्यूटर की, जो आईपी एड्रेस या फिर होस्ट नेम होता है। तो इट इज़ द गेट लोकल होस्ट मेथड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गेट लोकल होस्ट। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कि भाई हमें दे दो, होस्ट का नाम दे दो और होस्ट का एड्रेस दे दो। तो इट विल गिव अस दोज थिंग्स। नेक्स्ट वन इज गेट बाय नेम। गेट बाय नेम स्ट्रिंग होस्ट। तो ये क्या करते हैं हमारा, इट गेट्स द आईपी एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक डोमेन, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन का ही हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसकी हम डिमांड करेंगे। पीछे तो हमें एक लोकल कंप्यूटर का मिल रहा था, बट यहाँ पर जिस भी चीज़ की हम डिमांड करेंगे हमें उसी की ही आईपी एड्रेस और मिलेगा। तो यहाँ पर हमने फिर से सेम चीज़ें करी, इंपोर्ट करी, क्लास बनाई, मेन फंक्शन को कॉल करा। देन inet एड्रेस में हमने डाला कि भाई हमें गेट बाय नेम, हमने यहाँ पर गेट बाय नेम मेथड लगाया और एक स्पेसिफिक चीज़ दे दी कि इसका ही हमें चाहिए आईपी एड्रेस www.google.com का। तो यहाँ पर फिर हमने लिखा कि गेट होस्ट नेम दे दो हमें और होस्ट का एड्रेस दे दो। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ की हमारे पास होस्ट नेम आया और इसी का ही होस्ट एड्रेस आएगा हमारे पास, ना कि किसी लोकल कंप्यूटर का। नेक्स्ट इज गेट ऑल बाय नेम देन स्ट्रिंग होस्ट। यहाँ पर क्या करता है, इट रिटर्न्स ऑल आईपी एड्रेस असाइन टू दैट डोमेन, मतलब जितने भी आईपी एड्रेस एक डोमेन पे, जो भी हम डोमेन यहाँ पर देने वाले हैं, जितने भी उससे आईपी एड्रेस असाइन होंगे वो सारे रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक दिया इसे, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि भाई हमें www.google.com का आईपी एड्रेस दो और हमने मेथड लगा दिया गेट ऑल बाय नेम। तो यहाँ पर हमने लगाया गेट ऑल बाय नेम, तो जितने भी आईपी एड्रेस यहाँ पर असाइन होंगे, वहाँ पर तो हमें एक स्पेसिफिक वन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जितने भी असाइन होंगे सारे मिल जाएंगे। तो हमें वी विल गेट, तो यहाँ पर ये दो आईपी एड्रेस असाइन थे तो हमें ये दोनों आईपी एड्रेस मिल गए। नेक्स्ट वन इज गेट बाय एड्रेस। गेट बाय एड्रेस में क्या होता है, इट क्रिएट्स एन inet एड्रेस यूजिंग अ बाइट एरे रिप्रेजेंटिंग एन आईपी एड्रेस। तो ये क्रिएट करता है आईपी inet एड्रेस को यूजिंग बाइट एरे। किस चीज को यूज करता है, बाइट एरे को यूज करता है। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर हमने क्रिएट करा बाइट्स की हेल्प से एक एड्रेस को, फिर उसके बाद हमने गेट बाय एड्रेस लगाया और हमें एड्रेस मिल गया। ओके, so think of inet address as a phone book of your internet. It helps to find a phone number. तो inet address अब हमारा क्या है, inet address is like your phone book, मतलब जहाँ पर आपके सारे phone numbers store होते हैं। You can call anyone from there. So it is like your call log, जहाँ से आपके पास, जहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में सारे ही फ़ोन नंबर्स स्टोर होते हैं और आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। सो फैक्ट्री मेथड्स आर लाइक द सेट ऑफ प्री डिफाइंड टूल्स दैट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो ये कुछ प्री डिफाइंड टूल्स की तरह होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और इजीली हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट इज इंस्टांस मेथड। तो मतलब हमने ऑब्जेक्ट्स बना तो लिए यहाँ पर फैक्ट्री मेथड को यूज़ करके, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करा, लेकिन हमने फैक्ट्री मेथड को यूज़ करके यहाँ पर कीवर्ड्स बना लिए हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। लेकिन अब उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना या फिर उन्हें मैनेज करना वो किसकी हेल्प से करेंगे, वो हम करेंगे इंस्टांस मेथड की हेल्प से। दीज आर नॉट स्टैटिक मेथड। फैक्ट्री मेथड हमारे स्टैटिक थे, बट ये हमारे स्टैटिक नहीं होते। दे वर्क ऑन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। आफ्टर यू गेट एन inet एड्रेस यू कैन कॉल इट्स इंस्टेंस मेथड। तो जैसे ही आपने inet एड्रेस बना लिया है तो उसके बाद भी आप इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसकी की फीचर्स क्या है कि डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। अगर कोई भी हमें ऑब्जेक्ट कॉल करना है या फिर किसी इंस्टेंस का मेथड जानना है तो हम इंस्टेंस मेथड को यूज़ करेंगे। इट इज़ डिफाइंड विदाउट स्टैटिक। हाँ, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक मेथड।
इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा आईनेट, फिर उसके बाद क्लास बनाई, मेन फंक्शन लिखा, नाउ गेट आईनेट एड्रेस ऑब्जेक्ट फॉर अ वेबसाइट। अब हमें आईनेट एड्रेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गेट बाय नेम मेथड लगाया जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो अब ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक डोमेन को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा www.google.com। अब हमें google.com का चाहिए, होस्ट नेम भी चाहिए, होस्ट एड्रेस भी चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए स्ट्रिंग में। तो हमें ये सारी चीज़ें फेच हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ें हमने फेच किसकी हेल्प से करी, इंस्टेंस मेथड की हेल्प से। ओके, सो नाउ टीसीपी एंड आईपी क्लाइंट सॉकेट। टीसीपी और आईपी क्लाइंट सॉकेट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होता है। ये क्या करता है, डिवाइस को अलाउ करता है कि हम दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर ले एक इंटरनेट पे यूजिंग टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। तो पहला क्या है हमारा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि डिफाइन करता है कि भाई हमारा डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है कंप्यूटर के बीच बीच में, हमारा डेटा कैसे जा रहा है। इट इंश्योर्स दैट द डेटा सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर अराइव्स करेक्टली कंप्लीटली। तो वो चीज़ें देखता है कि भाई जो भी हमारे डेटा आया है वो एकदम सही से आया है, वो सही है डेटा, करेक्ट है वो डेटा, क्या वो डेटा पूरा कंप्लीट है, क्या वो डेटा पूरे राइट मैनर में आया है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हमने टीसीपी और आईपी क्लाइंट सॉकेट पढ़ेंगे, तो पहले हमें यहाँ पर टीसीपी और आईपी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आईपी देख लेते हैं। आईपी क्या होता है, ये हमारा सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि टीसीपी तो चेक कर रहा है कि भाई डेटा कैसे सेंड होगा, डेटा कैसे वो चीज़ देखेगा कि डेटा क्या जो हमने सेंड करा है वो सही है, करेक्ट है। लेकिन आईपी बताएगा उसे कि किस मैनर में हमें डेटा सेंड करना है, क्या उसका एड्रेस होगा, कौन कौन से नेटवर्क के अक्रॉस हमें ये डेटा को सेंड करना है। तो इट डिफाइंस हाउ computer identify each other using IP address and how data packages travel from one device to another. Now socket क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है कम्युनिकेशन का बिटवीन टू मशीन्स ओवर एन इंटरनेट। मतलब एक एंड पॉइंट है कम्युनिकेशन करने के लिए दो मशीन्स के बीच का। तो ये अलाउ करता है प्रोग्राम्स को, अलग अलग कंप्यूटर पे हम अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कोई हम प्रोग्राम लिख रहे हैं लेकिन हम अलग अलग कंप्यूटर पे हम उस डेटा को, उस प्रोग्राम को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, पहला हमारा आईपी एड्रेस एंड सेकेंड इज पोर्ट नंबर। और आप ये दोनों चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, तो सॉकेट आएगा तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें भी एक्सप्लेन कर आनी है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉकेट। तो अब टाइप्स ऑफ सॉकेट क्या होता है, पहला है हमारा स्ट्रीम सॉकेट, जिसे हम टीसीपी आईपी सर्वर सॉकेट भी बोलते हैं। तो इसे हम सर्वर सॉकेट भी बोलते हैं, और दूसरा सॉकेट होता है वो उसे हम क्लाइंट सॉकेट भी बोल देते हैं। तो सर्वर सॉकेट क्या होता है, सर्वर सॉकेट आर यूज टू क्रिएट अ सर्वर दैट लिसन्स फॉर एंड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। अब सर्वर का काम क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है एक नेटवर्क और क्लाइंट के बीच में। तो सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आई है उसे सुनेगा पहले। जो भी हमारा सर्वर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर हमारा ये यूज़र होता है, यहाँ पर हमारा सर्वर होता है, यहाँ पर हमारा डेटाबेस या वटेवर यहाँ हमारा नेटवर्क है या फिर वेब पेज है। तो सर्वर यहाँ से रिक्वेस्ट सुनेगा, इसकी क्या रिक्वेस्ट है, इसकी क्या डिमांड है। आफ्टर दैट इट विल फर्दर प्रोवाइड टू द वेब पेज से जो रिस्पॉन्स आएगा वो उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये इंटरमीडिएट की तरह ये एक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, इट लिसन्स फॉर एंड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, सुनेगा उसकी रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट करेगा। ये पार्ट है हमारा टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का, जो इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन जो दो डिवाइसेस के बीच में हो रही है वो रिलायबल हो। तो यूज टीसीपी इंश्योर दैट डेटाबेसेस। तो टीसीपी की हेल्प से हम क्या बताते हैं कि डेटा जो है वो करेक्ट है, सेम ऑर्डर में है, और आईपी में हम बताते हैं कि किस मैनर में हमें वो पहुंचाना है, कनेक्शंस कैसे करने हैं। फिर इसके बाद ये इंश्योर करता है कि डेटा जो रिसीव हुआ है वो सेम ऑर्डर में रिसीव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर, ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र। सो नाउ हाउ टीसीपी एंड आईपी वर्क। तो ये हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ही काम करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है हमारा, तो इसमें दो साइड्स होती हैं, पहला हमारा सर्वर साइड, दूसरा हमारा क्लाइंट साइड। तो देख लेते हैं सर्वर साइड में क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं एक सॉकेट क्रिएट करा हमने। फिर उसके बाद हम वेट करेंगे कि भाई जो क्लाइंट है उससे कनेक्शन हुआ या नहीं। पीछे भी हमने यहाँ पर देखा था एक, इन दिस डायग्राम ऑल्सो वी हैव स्टडीड द सेम थिंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक सॉकेट बनाएंगे। हमने एक सॉकेट बना लिया। सॉकेट बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि जो क्लाइंट है उससे कनेक्शन हो पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये क्लाइंट है, यहाँ पर हमारा एक सर्वर है, और तो हम देखेंगे कि हमने एक सॉकेट बनाया। अब उस सॉकेट से ये यूज़र के लिए अब हम वेट करेंगे कि ये यूज़र या फिर जो हमारा क्लाइंट है
वो कनेक्ट कर रहा है या नहीं। आफ्टर दैट जैसे ही ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा वो रीड करेगा जो भी इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी होगी, और जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी या फिर नेटवर्क की साइड से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो उसे रीड करेगा। आफ्टर दैट जैसे ही वो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ से कोई डेटा आया उसने यहाँ पर सेंड कर दिया, जैसे ही वो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा जो कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्लाइंट साइड कैसे वर्क करता है, क्रिएट अ सॉकेट एंड कनेक्ट टू द सर्वर। अब जो सॉकेट बना हुआ है वो सर्वर पे कनेक्ट करेगा, उसकी हेल्प से सर्वर पर कनेक्ट होगा, सर्वर पे कनेक्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर सेंड करेंगे डेटा को, और यहाँ से जो डेटा सेंड हुआ होगा वहाँ पर वो रीड करेगा उस डेटा को। तो जैसे ही यहाँ पर इसने डेटा सेंड करा और डेटा इसे या फिर कोई डेटा इसे रिसीव होना होगा, वो डेटा से रिसीव हो गया, उसके बाद कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। एडवांटेज क्या है टीसीपी सॉकेट के कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, ऑर्डर्ड मैनर में ट्रांसमिशन होती है, हमारी एरर्स को चेक करता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। अब सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इट इज़ अ वे टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोग्राम, यूजुअली वन रन ऑन द सर्वर एंड अनदर रन्स ऑन द क्लाइंट। तो एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम दो प्रोग्राम्स के बीच में, एक हमारा सर्वर साइड चल रहा है और दूसरा हमारा क्लाइंट साइड वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज डेटाग्राम, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो डेटाग्राम क्या होता है, एक सेल्फ कंटेन्ड पैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि नेटवर्क में हम सेंड करते हैं यूजिंग यूडीपी। व्हाट इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मतलब एक पैकेज है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है हमारी नेटवर्क की, और हम इसे सेंड करते हैं एक नेटवर्क की हेल्प से यूजिंग यूडीपी। So unlike TCP, UDP does not need establish a connector as a connection, it just sends data directly. मतलब TCP में भी हम डेटा को ही सेंड कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे डेटा, और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि डेटा हमारा अच्छी तरीके से सेंड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बट यूडी डेटाग्राम का भी सेम ही काम है, बट इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट। तो अनलाइक अ फ़ोन कॉल, सेंडिंग अ डेटाग्राम इज़ लाइक सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड। तो पीछे हमने TCP का पढ़ा था एग्जाम्पल कि इट्स लाइक अ फ़ोन कॉल, और जो हमारा आईनेट एड्रेस है, जो भी हमारी वो पीछे वाली चीज़ें थी, इट्स लाइक अ फ़ोन कॉल एंड अ कॉल लॉग। लेकिन यूडीपी इज़ लाइक सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड, मतलब कि यहाँ पर हम कनेक्शन इस्टेब्लिश का वेट नहीं करते हैं कि कनेक्शन होगा उसके बाद ही हमारा डेटा सेंड होगा। इट्स लाइक हमने कोई पोस्ट कार्ड लिखा, हमने एड्रेस मेंशन कर दिया, अब जो पोस्टमैन है वो हमारा पोस्ट कार्ड को उस एड्रेस पर पहुँचा ही देगा, कनेक्शन हो या ना हो, हमारी बात हो या ना हो। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कनेक्शन लेस है, बिना कनेक्शन के हमारा डेटा पहुंच जाता है, मैसेज ओरिएंटेड है, हमारा डेटाग्राम कंप्लीट होता है, मतलब जो भी हमने मैसेज भेजा है वो सारा जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है, मतलब हमने कोई यहाँ से डेटा भेज दिया, पोस्ट कार्ड ने वहाँ पहुँचा दिया, लेकिन हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, जबकि हमें पता नहीं चलेगा वो डेटा पहुँच गया जब तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स या वहाँ से कोई एक हमें चिट्ठी ना आ जाए या वट एवर, वी डोंट गेट एनी लेटर फ्रॉम देम। इट इज़ फास्ट, हमें कनेक्शन का वेट नहीं करना पड़ता, तो ऑब्वियसली फास्ट है, और अनरिलायबल डिलीवरी है, मतलब कि गारंटी नहीं होती है। इट्स लाइक अ पोस्ट कार्ड, तो मतलब हमें नहीं पता कि वो पोस्ट कार्ड बीच में फट रहा है, ख़राब हो रहा है या पहुंच रहा है हमारी डेस्टिनेशन में, तो इट डजेंट हैव एनी गारंटी। तो डेटाग्राम सॉकेट क्या होता है, इट इज़ अ वे ऑफ प्रोग्राम टू सेंड एंड रिसीव डेटाग्राम ओवर अ नेटवर्क यूजिंग यूडीपी। इट्स लाइक डोर दैट अलाउज पैकेट टू कम इन एंड गो थ्रू। तो ये डेटाग्राम सॉकेट एक डोर होता है डेटाग्राम में जो कि अलाउ करता है पैकेट्स को अंदर आने में और बाहर जाने में। ओके, सो व्हेन टू यूज डेटाग्राम सॉकेट। अब डेटाग्राम सॉकेट को अब यूज कहाँ करना है हमें, रियल टाइम एप्लीकेशंस में, और रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक ऑनलाइन वीडियो गेमिंग या फिर मैसेजेस में हम यूज करते हैं। So that's it for today's video. I'll be providing the notes in the description. Comment down if you like this video. We'll make all the videos for this third year. Thank you.